नमस्कार साथियों। आज हम राष्ट्र राज्य की अवधारणा नाम के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसे हम टू टाइप से डिवाइड करेंगे। एक हमारी भारतीय विचारधारा और दूसरी पाश्चात्य विचारधारा। भारतीय विचारधारा में अगर हम राष्ट्र राज्य की अवधारणा को देखते हैं तो भारत में वैदिक काल से ही राष्ट्र के विषय में चिंतन दिखाई देने लगता है। जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन स्टडीज़ में राष्ट्र को सामाजिक जीवन का एक भाग समझा गया है। और अगर हम अपने ऋग्वेदों की बात करें, वैदिक काल की बात करें, तो उसमें हमें पता चलता है कि ऋग्वेद से अथर्ववेद के जो डिफरेंट जो उनके मंत्र संहिताएं होती हैं उनमें राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। उनमें से एक जो श्लोक है आपका, ये राजते दीप्यते प्रकाशते शोभते इति राष्ट्रम। तो इस श्लोक से भी हमें ये पता चलता है कि किस तरह से इन मंत्रों में राष्ट्र नाम को किस तरह से दीप्तवान बताया गया है। मीन्स इसका ये मतलब बताया गया है कि जो स्वयं प्रकाशमान या दीप्तवान हो वही राष्ट्र है। मीन्स विविध प्रकार के वैभवों से सुशोभित प्रदेश ही राष्ट्र है। इस लाइन का सीधा सीधा मतलब ये हो सकता है कि जिस तरह से हम सन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सूर्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सूर्य का खुद का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि सूर्य को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ मुझ में प्रकाश है, कि आकर मुझसे प्रकाश लो। हम सभी को पता है कि हाँ सूर्य में प्रकाश है और वो खुद चमक रहा है। उसकी चमक से हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं और उसको ये चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो स्वयं प्रकाशमान दीप्तवान है, जिसको कि बताने की या खुद को जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस लाइन से भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्र को उस समय देखा जाता था। और वहीं पर हम अगर ये पाश्चात्य विचारधारा की बात करें तो पाश्चात्य विद्वान जो हैं वो राष्ट्र और राज्य को एक आधुनिक संकल्पना मानते हैं। वो कहते हैं कि पहले इसका कोई ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं था राष्ट्र की अवधारणा का, ये आज की डेट की ज़रूरत बताया है इन्होंने। पाश्चात्य विचारक थे गैलनर। उन्होंने जो अपनी बुक थी वो नेशनल एंड नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मतलब कि आज के युग में देखते हुए औद्योगिक समाज की आवश्यकता के रूप में राष्ट्र के उदय को परिभाषित किया है। कि उन्होंने साफ साफ ये बताया है कि आज जो इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी जो है उसकी एक नीड है और उसी नीड को फुलफिल करने के रूप में ही राष्ट्र का उदय हुआ है। तो एक डिफरेंस तो यहाँ पर है कि भारतीय विचारधारा वैदिक काल से ही राष्ट्र का जिक्र करती है और पाश्चात्य विचारधाराओं के हिसाब से जो राष्ट्र है वो आज की ज़रूरत के हिसाब से उसका ओरिजिन हुआ है। इसी में अगर हम आगे देखते हैं भारतीय विचारधारा की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद और यजुर्वेद का भी एक वाक्यांश है जिसमें ये बताया जाता है कि जो क्षत्रिय होता है उस क्षत्रिय द्वारा शासित भूभाग को राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। और यजुर्वेद की भूमि सूक्त की अगर बात करें तो उसमें भी एक प्रार्थना की गई है कि वह हमारे उत्तम राष्ट्र में तेज और बल स्थापित करे। मतलब कि एक तरीके से राष्ट्र को किस तरीके से देखा गया है कि राष्ट्र के लिए, एक उत्तम राष्ट्र के लिए तेज और बल की स्थापना के लिए एक प्रार्थना को किया जा रहा है। और ब्राह्मण ग्रंथ और स्मृतियों में भी राष्ट्र शब्द का कई बार जिक्र बताया गया है। और बात करें हम विष्णु पुराण की तो विष्णु पुराण में भी भारतवर्ष के नाम, भूभाग, सीमाओं, नदियों, पर्वतों आदि का गौरवपूर्ण चित्रण किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी चित्रण किए गए हैं वो हमारे राष्ट्र शब्द से जुड़े हुए हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्र को डिफरेंट चीज़ों में देखा गया है उस समय। किसी ने भूभाग को, निश्चित भूभाग को राष्ट्र की संज्ञा दी है, किसी ने गौरव को, तेज को, बल को इस तरीके से राष्ट्र की संज्ञा दी है। तो इनसे पता चलता है कि हाँ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में किस तरीके से राष्ट्र को डिफाइन किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ स्टार्टिंग से ही हमारे यहाँ राष्ट्र के विषय में चिंतनशील रहा था हमारा समाज। बस
शर्त ये है कि किसी ने थोड़ा सा हेर फेर करके किसी और चीज़ में अपने नज़रिए से राष्ट्र को देखा, किसी ने किसी और नज़रिए से अपने राष्ट्र को देखा। इसी के साथ ही कालिदास की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने महाकाव्य रघुवंशम में भारतीयता और स्वराष्ट्र के बारे में भी लिखा है। और बौद्ध ग्रंथ की अगर बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में भी कई स्थानों पर राष्ट्र के लिए रठ शब्द का प्रयोग किया गया है और राज्य के लिए रज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि हम ये देखते हैं कि बौद्ध परंपरा जिस भी बारे में जो लिखती थी उसका सबसे मुख्य आधार जो उसका धम्म हुआ करता था, धम्म और संघ। लेकिन हमें साथ के साथ ये भी ज्ञात होता है कि राष्ट्र व राज्य का विस्तृत उल्लेख भी इन शिलालेखों पर मिलता है। यह राष्ट्र और राज्य को समान अर्थों में प्रयोग किया जाता था, इसलिए राज्य शब्द का प्रयोग अधिक बार किया गया है। लेकिन साथ ही साथ कहीं पर राष्ट्र शब्द का भी उल्लेख मिलता है। एक जातक की एक कथा की बात करें तो उसमें भी ये कहा जाता है कि किसी देवता ने क्रोधित होकर मध्य राष्ट्र नामक किसी स्थान पर आग की बारिश कर उसे संपूर्ण राष्ट्र को अराष्ट्र कर दिया था। तो मतलब कि इस लाइन से साफ साफ ये पता चलता है कि राष्ट्र शब्द को भौगोलिक अर्थ में भी लिया जाता था और यह राष्ट्र में अंतर्निहित जनपक्ष और सांस्कृतिक अर्थों का भी प्रतीक था। और उसी में सुत्त निपात की अगर हम बात करें तो सुत्त निपात की एक कहानी में लिखा गया है कि मनुष्यों में जो भी ग्राम व राष्ट्र का उपभोग करता है उसे ब्राह्मण नहीं अपितु राजा मानना चाहिए। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंट जो कथाएं हैं या तथ्य हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय एक राज्य के अधीन कई राष्ट्रों के होने की संभावना है। जैसा कि वैदिक काल में एक राष्ट्र के अंतर्गत विभिन्न राज्यों का उल्लेख मिलता है। और मौर्य काल के ऐतिहासिक सम्राट अशोक की बात करें तो उनके द्वारा स्थापित अभिलेखों से भी ये पता चलता है हमें कि पश्चिमी भाग आज का जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया और सुदूर दक्षिण के साथ समस्त भारतीय क्षेत्र में एक ही लिपि, एक ही भाषा और जो भी इनसे रिलेटेड हमारे जो चिन्ह होते हैं उनमें परस्पर समानता दिखाई देती है, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा और लिपि की एक ये व्यापकता दर्शाती है कि एक ही संस्कृति रही होगी जो राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण नींव रखती है। क्योंकि पाश्चात्य विचारक भी ये मानते हैं कि राष्ट्र उस वहाँ पर एग्जिस्ट करता है जहाँ पर एक ही भाषा या एक ही जात पात के लोग मानते हैं या रहते हैं। इस प्रकार राष्ट्र राज्य की संकल्पना भारत में वेद, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, महाभारत, रामायण और बौद्ध ग्रंथों में न केवल उल्लेखित अपितु राष्ट्र राज्य के उद्भव, विकास और भूमिका का विस्तार से वर्णन भी किया है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्र राज्य की व्यवस्था पर कुछ प्रहारों की तो आक्रमणकारियों ने हमेशा मतलब कि राष्ट्र की अवधारणा पर हमेशा प्रहार किया ही है। इतिहास गवाह रहा है हमारा कि किस तरह से राष्ट्र की भावना का विकास हुआ है। राष्ट्र की भावना का विकास वहीं होता है जब कोई क्रांति की आशंका होती है और क्रांति तभी होती है जब वहाँ पर जो प्रजा होती है या जनता होती है उनके साथ कोई भी अन्याय हो रहा होता है, तब उनमें एक राष्ट्र की भावना जागृत होती है कि उनकी मातृभूमि के साथ कोई अन्याय हो रहा होता है या लूटपाट मचा रखी होती है। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो जैसे कि इतिहास को अगर हम देखते हैं, हुण, शक, तुर्क, मुगल से लेकर अंग्रेजों तक भारतीय संस्कृति और शासन व्यवस्था को उन्होंने हमेशा छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया था। और लेकिन अगर हम मध्यकाल की शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें एक तानाशाही और धर्मशाही राज्य तो था, लेकिन वहाँ पर राष्ट्र का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। और आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो उसमें राष्ट्र की संकल्पना का विकास औपनिवेशिक शासन के विरोध में हुआ था और ये मुख्यतः हमें नज़र आने लगा था 1857 की क्रांति के बाद। इसी के साथ ही जैसे कि ब्रिटिश शासन के दमन ने भारतीयों के मन मस्तिष्क में राष्ट्र की भावना को बिल्कुल जागृत किया था, जिसका वर्णन साहित्य में भी दिखता है। और इसी को थोड़ा सा टारगेट करते हुए जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा में लिखते हुए मतलब कि उन्होंने बताया कि जो लाइन लिखी उन्होंने वो ये थी कि भारत जननी क्यों उदास, बैठी इकली कोई न पास, रोवहु सब मिली के आवहु भारत भाई।
हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। मीन्स साहित्य के साथ राष्ट्र राज्य की भावना भी अभिव्यक्ति, धर्म व समाज सुधार के क्षेत्र में प्रस्फुटित हुआ। जब अंग्रेजों ने हिंदू धर्म की एक रूपता पर प्रश्न उठाए और इसके उत्तर में हिंदू धर्म शुद्धि आंदोलन भी चलाए गए, जिसका उद्देश्य न केवल धर्म में जो उस टाइम पे कुरीतियाँ विद्यमान थी उनको दूर करना ही इसका सिर्फ मात्र उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य यह भी था कि इसी के ज़रिए एक राष्ट्र की भावना का भी विकास किया जा सके। तो समाज सुधारकों की अगर हम बात करें इसमें, तो इस क्रम में राजा राम मोहन राय हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, रामकृष्ण मिशन हुए, एनी बेसेंट हुए और स्वामी विवेकानंद जी। इन सभी ने मिलकर एक राष्ट्रवाद की अवधारणा की नींव रखी और जिसके आधार पर ही भारत का स्वतंत्रता संघर्ष भी लड़ा गया। हम बात करें जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम, तिलक का गणपति उत्सव, अरविंद घोष का हिंदू दर्शन, सावरकर जी का हिंदू राष्ट्र जैसी संकल्पना ने राष्ट्र की अवधारणा को आगे बढ़ाया। और आज भी आप देख सकते हैं कि भारत एक राष्ट्र और राज्य के रूप में स्थापित है। नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देखेंगे कि मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है कि बीच में लिखा है राष्ट्र राज्य की भारतीय विचारधारा, और इसके आसपास जितने भी जैसे ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ और स्मृतियाँ हैं, विष्णु पुराण है, कालिदास का महाकाव्य रघुवंशम है, समाज सुधारक, बौद्ध धर्म, इन सभी का बहुत ही मतलब कि अहम रोल रहा है। जब भारतीय विचारधारा में राष्ट्र राज्यों की बात करते हैं तो इन सब में राष्ट्र राज्य की अवधारणा कहीं ना कहीं झलक रही होती है। और समाज सुधारकों का भी मैंने आपको बताया कि कौन कौन समाज सुधारक हैं और जिनकी वजह से क्रांतियों ने जन्म लिया। और क्रांतियों ने जन्म इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पर जो उनका जो राष्ट्र था वो कहीं ना कहीं खतरे में था, उनके जो संस्कृति थी वो खतरे में थी, जिससे कि राष्ट्रीयता का और बड़े लेवल पर जन्म हुआ, उसको बहुत बड़े लेवल पर सामने लाया गया। और सामने लाने में हमारे समाज सुधारकों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो जब भी आप कोई भी आंसर लिखें तो उनमें इन सभी का जिक्र ज़रूर होना चाहिए कि किस तरह से ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ व स्मृतियाँ, विष्णु पुराण, रघुवंशम, समाज सुधारक और बौद्ध धर्म, इन सभी को आप जब भारतीय विचारधारा का जिक्र करेंगे तो इन सभी पॉइंट्स को आप उसमें ज़रूर लिखेंगे। इसी के साथ ही अगर हम कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं हमारे पाश्चात्य विचारधाराओं को समझने के लिए, तो उसके अनुसार हम देखेंगे कि ब्लंशली एक विचारक रहे, तो उन्होंने क्या कहा कि राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो विशेषतः भाषा, रीति रिवाजों और समान सभ्यता के कारण आपस में बंधे होते हैं, जो उनमें एकता की भावना जागृत करती है। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि वेस्टर्न थिंकर्स भी इस चीज़ को मानते हैं कि पर्टिकुलर एक भाषा या रीति रिवाज या समान सभ्यता रखने वाले जो लोग होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं एकता की भावना होती है और उसको वो राष्ट्रीयता के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो इस इनकी इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि एक कहीं ना कहीं एक ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर जिसकी एक भाषा हो, पर्टिकुलर एक जिसका ग्रुप हो। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं इन रीति रिवाजों को थोड़ा सा पीछे अगर करके देखें तो मेरे हिसाब से राष्ट्रीयता की भावना इन सब चीज़ों की ज़्यादा मोहताज नहीं रही है। राष्ट्र की अगर हम बात करें तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस, एक बाउंड्री, एक टेरिटोरियल एरिया जिसको कि सभी लोग चाहे विभिन्न धर्मों से ही जुड़े क्यों ना हो उसको अपनी ही मातृभूमि मानकर उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और इसी बिहाफ पर जो राष्ट्रीय अवधारणा है उनकी हमेशा जागृत रहती है, बरकरार रहती है। आगे हम ये एक आर.एन. गिलक्रिस्ट की बात करें तो ये क्या कहते हैं कि राष्ट्र राज्य एक निश्चित दृष्टिकोण से देखा जाने वाला राज्य है। मीन्स एक राज्य में संगठित लोगों की एकता का, तो लगभग इन्हें भी इसी तरीके से मतलब कि कहा जा सकता है कि एक राज्य में जो संगठित लोगों की एकता होती है और उन्हीं की एकता ही एक राष्ट्र को जन्म देती है। तो साफ साफ इनका अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो इनका ये कहना है कि अगर एकता नहीं है
तो वहाँ पर राष्ट्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। बर्गेस के अनुसार अगर हम देखें तो राष्ट्र भौगोलिक एकता वाले एक ही क्षेत्र में निवास करने वाली केवल एक ही नस्ल की जनसंख्या है। इन्होंने भी नस्ल की बात की है कि एक ही नस्ल की जनसंख्या होनी चाहिए वहाँ पर निवास करने वाली, तो वहीं पर राष्ट्रीयता पनपती है। तो अगर वहाँ पर किसी और नस्ल की अगर जनसंख्या है तो इनके हिसाब से वहाँ पर राष्ट्रीय एकता नहीं पनप सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी हम सही भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है वही जो मैंने अभी गिलक्रिस्ट के बारे में बताया था कि डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न विभिन्न भाषाओं को, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उतने बड़े लेवल पर विभिन्नताएं नहीं दिखाई देती हैं। और जब राष्ट्र की बात आती है तो सभी विभिन्नताएं एक दरकिनार हो जाती हैं, तब उनको कोई मतलब कि एग्जिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं बचता है। जब राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र सर्वोपरि माना जाता है। आगे लॉर्ड ब्राइस के अनुसार देखें तो इनका कहना है कि राष्ट्र वह राष्ट्रीयता है जिसने अपने आप को स्वतंत्र या स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाली राजनीतिक संस्था के रूप में संगठित कर लिया है। तो मीन इनके अनुसार जब कोई स्ट्रगल, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ऐसी बात होती है या फिर कहीं पर कुछ भी किसी शासन को टारगेट किया जाता है, उसके खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहा होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, तो उस कंडीशन में एक औपनिवेश है या साम्राज्यवाद कहीं पर स्थापित है तो उसके खिलाफ स्वतंत्र होने की जो इच्छा होती है या स्वतंत्र हो चुके हैं तो उसके बाद एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना या फिर उसके रूप में एक उन्होंने कुल मिला के एक फॉर्म बताई है कि किस तरीके से स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाली राजनीतिक संस्था के रूप में जब खुद को वो संगठित करते हैं तो वहाँ पर राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिन होता है। इसी के साथ ही अगर हम वेस्टर्न जो फिलोसफर्स हैं उनके नज़रिए से राष्ट्रवाद की उत्पत्ति को अगर हम देखते हैं तो उनका ये मानना है कि जो इसका थोड़ा थोड़ा ओरिजिन नज़र आता है वो सामंतवाद के पतन के साथ ही नज़र आता है। जब सामंतवाद के सामने राष्ट्रीयता या देश प्रेम नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, तो उस टाइम पर सामंत जो थे वो आपसी लड़ाई झगड़ों के कारण कमज़ोर होते गए और उनमें राजाओं की शक्ति का मुकाबला करने का सामर्थ्य भी नहीं रहा था। और इस प्रथा के लुप्त होने से ही राष्ट्र राज्यों की शक्ति जो है वो बल पकड़ने लगी थी। इसी के साथ ही चर्च वगैरह की हम बात करें तो जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि आक्रोश उत्पन्न होने लगा जनता का वहाँ के शासन के खिलाफ, चर्च वगैरह की जो शक्तियाँ थी, तो उस कंडीशन में अत्याचार जब वहाँ पे हो रहा था तो लोगों ने उस चीज़ को बर्दाश्त करना बंद कर दिया और उनकी खिलाफत करना स्टार्ट कर दिया। तो वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न माना जाता है वहाँ पर राष्ट्र की भावना का जागृत होना। और फिर युद्ध भी इसमें मतलब कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि जब युद्ध की कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पर राष्ट्रीय भावना नंबर वन पर आ जाती है। और उसके बाद विदेशी शासन की बात करें तो विदेशी शासन भी जहाँ पर हुकूमत करता है वहाँ पर वो विदेशी के रूप में ही जाना जाता है। और इतिहास का वार आया है, कभी भी किसी ने किसी पर शासन किया है तो उसने सबसे पहले अपनी भरपाई की है, ना कि जिस पर उसने शासन या कब्जा किया हुआ है उसकी भरपाई। इतिहास गवाह है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को, जो कि सोने की चिड़िया कहा जाती थी, उसको किस तरीके से लूटा है। तो दूसरी चीज़, अन्याय के विरुद्ध जब प्रतिक्रिया होती है तो वहाँ पर भी राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। और राष्ट्र की भावना को जागृत करने में विद्वानों का भी पूर्ण योगदान होता है। और उसी के साथ ही जब हम पुनर्जागरण या सुधार आंदोलनों की बात करते हैं तो इसको भी एक राष्ट्रीयता के जन्म के रूप में देखा जा सकता है। और उनमें न जाने कितने
पुनर्जागरण में अगर हम देखते हैं तो न जाने कितने धर्मों को पार करते हुए, कितने धर्मों की खिलाफत करते हुए जो कुरीतियाँ होती हैं, रूढ़िगत परंपराएं होती हैं, उनको काट के किस तरह से आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीयता को सबसे ऊपर रखते हैं। और इसी में एक वेस्टफेलिया की जो ट्रीटी थी, संधि थी, जो 1648 में आती है, उसमें भी राष्ट्रीयता के लिए बहुत बड़ा उसमें रोल बताया गया है, और जिसे कि वेस्टफेलिया की शांति भी कहा जाता है। और इसी में आगे चलते हुए राष्ट्रीयता की भावना की बात करें तो एक सामाजिक अनुबंध परंपरा भी होती थी और संप्रभुता की धारणा होती थी, जहाँ पर राष्ट्र की भावना को बहुत आगे बढ़ाया गया था। तो इसी के साथ ही मतलब कि राष्ट्रवाद का जन्म भी होता है। अगर हम यूरोपियन सभ्यता को देखते हैं तो उन लोगों का यही मानना है कि किस तरीके से जब भी कोई शासन किसी कुरीति या फिर बहुत ज़्यादा अत्याचारी हो जाता है, तो जब जनता उसकी खिलाफत करती है तो वहाँ पर किसी न किसी रूप में राष्ट्र की जो भावना है वो जागृत होने ही लगती है। और इस चीज़ को लोग भी एक्सेप्ट करते हैं अपने सामाजिक समझौते में कि वो ये कहते हैं कि लोगों को सरकार को उखाड़ फेंकने का अधिकार है, यदि वह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को खतरे में डालते हुए मनमाने ढंग से और अप्रभावी रूप से शासन करती है। तो ऐसा होने पर लोग नए राजा को या नए विधायक को चुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम चाहे कितनी भी मतलब कि अमेरिका को भी देख लें या फिर किसी भी वेस्टर्न कंट्री को देख लेते हैं, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों को वरीयता दी जाती है कि हाँ, राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होती है जब वहाँ पर कोई अत्याचारी शासन होता है या पर्टिकुलर रिलीजन, धर्म वगैरह के खिलाफ कुछ अन्याय देखा जाता है, तो वहाँ पर लोग एकजुट होकर एक राष्ट्रीयता की भावना को बल देते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम राज्य की अवधारणा को समझेंगे।